मुख्यमंत्री श्रीमान रामलाल जी, मंच पर बैठे हुए सारे राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, केंद्र के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और आज इस खुले अधिवेशन के अंदर देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 11 और 12 ये 2 दिन ये अधिवेशन चलने वाला है और ये अधिवेशन हम सब भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प करने का अधिवेशन। देश में जिस प्रकार का स्वप्न हमें मोदी जी ने दिया है, ऐसे नए भारत की रचना करने का संकल्प करने का यह अधिवेशन। मित्रों, यह अधिवेशन 11 और 12 में चलेगा। विवेकानंद जयंती भी आएगी और हम सब विवेकानंद जी को याद करके संकल्प करना चाहते हैं कि जो भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने करी थी, वो भारत को हम मोदी जी के नेतृत्व में बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, अनेक त्योहार आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सभी त्योहारों का अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये साल गांधी जी का 150वां साल है और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष भी इसी साल के अंदर आता है। गांधी जी और गुरु नानक देव साहब जी के रास्ते पर देश आगे बढ़े और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाकर विजय उत्सव मनाने के लिए हम इस रामलीला मैदान में आए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद ये पहला अधिवेशन है कि जिस अधिवेशन में हमारे बीच में अटल जी नहीं रहे हैं। अटल जी जनसंघ के समय से देश की राजनीति के ध्रुव तारे रहे। जनसंघ के समय से अटल जी ने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के वो स्थापक अध्यक्ष रहे और हर देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए अटल जी और अडवाणी की जोड़ी ने जो परिश्रम किया है, वो शायद ही किसी पार्टी में नेताओं ने किया होगा। सही मायने में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पहचान देने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब अटल जी जब नहीं है तो रिक्तता महसूस करते हैं, मगर हम सब ये भी जानते हैं कि अटल जी ने जिस प्रकार का संदेश हमें दिया है, हमारा विचारधारा का कारवा रुकने वाला नहीं है। अटल जी सदैव अटल होकर हमारे साथ रहे हैं, ये हम सब की भावना है। मित्रों, आज अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये स्थान पर विजय प्राप्त होता है। 2014 में हम सब यहां एकत्रित आए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया था। 272 प्लस का संकल्प लेकर यहां से गए थे और जब चुनाव के नतीजे आए 272 प्लस कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं एक और बात की याद दिलाना चाहता हूं। देश पर जब इमरजेंसी थोपी गई, आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का मृत्यु घंट बजाने वाली पहली रैली अगर कहीं पर हुई थी तो वो यही मैदान पर हुई थी और लोकतंत्र के मजबूत बनाने का अभियान भी यहीं से। आज उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हम सब इकट्ठा आए हैं। मित्रों,
आज हम 2019 की तैयारी के लिए 2019 के चुनाव के मैदान में जाने के लिए यहां एकत्रित हुए। ये 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इतना ही महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है। भारत के 50 करोड़ गरीबों के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अपना स्टार्टअप लेकर निकले हुए युवा के लिए ये चुनाव मायने रखता है। एक बुढ़िया को अपनी कुटिया के अंदर गैस का सिलेंडर मिला है, धुआं नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्ची 16-17 साल की, उसके घर में टॉयलेट लग गया, अब शर्म महसूस नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय राह देखते थे कब कोई एक नेता आएगा और भारत को अपना गौरव दुनिया में दिलाने का प्रयास करेगा, सफल प्रयास करेगा। वो करोड़ों लोगों के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये चुनाव हम आगे लड़ने जा रहे हैं और विजय का संकल्प इसलिए रहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये विकास यात्रा, भारत की ये गौरव यात्रा हम चालू रख सकें। और मैं मानता हूं मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे, तब एनडीए की सरकार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ निश्चित बनेगी और 2019 में हम निश्चित विजयी होंगे। मित्रों, 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी। एक और तो हम 1950 से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय का सिद्धांत लेकर जो चले, गरीब कल्याण का मंत्र लेकर चले, वो विचारधारा के आधार पर एक बड़ा तबका एकत्रित आया है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट, एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े, और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन है। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है। और मित्रों, जब ये युद्ध के अंदर हम जाते हैं तब युद्ध का महत्व भी जानना चाहिए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो उसके जय पराजय तक सीमित रहते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो एकाध दशक तक अपना असर छोड़ते हैं, मगर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपना असर छोड़ते हैं। मैं मानता हूं ये 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला युद्ध बनने वाला है, इसलिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, 70 साल से वंचित गरीब को कुछ नहीं मिला था, उसको देने का एक सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये युद्ध उनके लिए। इतिहास में एक और उदाहरण है मित्रों, जो आज की स्थिति के साथ ठीक मेल खाता है। 1700 के समय के अंदर 130 साल ऐसे आए थे कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में आजादी की शुरुआत हुई थी, लड़ाई की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराबाई, साहूजी महाराज पेशवा करते 1960 तक ये देश का बड़ा भूभाग स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर ओडिशा तक एक बहुत बड़ा स्वतंत्र हिस्सा यहां पर बड़ा था। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सैन्य हार गया। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक युद्ध नहीं हारे, 131 युद्ध जीतने वाली मराठा सेना एक युद्ध हार गई। देश 200 साल तक गुलामी की खप्पर में धंस गया। 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। ये निर्णायक युद्ध था। ये निर्णायक युद्ध हारने के साथ देश की जनता को 200 साल और गुलामी में रहना पड़ा। मित्रों, आज ऐसी ही स्थिति है। 1950 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई,
1950 से लेकर 2014 तक कई उतार चढ़ाव आए। एक समय तो ऐसा आया कि लोकसभा में हमारी 2 सीटें हुई, जनसंघ बना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों के अंदर पार्टी मजबूत हुई। जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम में हमारी सरकार बनी, गुजरात में लंबे समय तक सरकार बनी, बीच में अटल जी की भी सरकार बनी और गई। हमारा काम 6-7 राज्यों तक सीमित रहा। इतने में 2014 आया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया और 30 साल के बाद पहली बार इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। और ये 2014 से आज तक जो भारत और पार्टी के विकास की यात्रा बरोबर चली है, वो यात्रा फैलती 6 राज्यों से निकलकर कहीं दूर उत्तर पूर्व में पहुंची। बंगाल के अंदर हम सत्ता के अंदर आने के लिए आज पूर्ण तैयारी कर बैठे हैं। बिहार तक पहुंची, ओडिशा तक पहुंची, उत्तर प्रदेश जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया, असम जीत लिया, हिमाचल जीत लिया। देश के 16 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार लेकर जब 14 के मैदान में गए 6 राज्य थे और 19 के मैदान में जा रहे हैं 16 राज्यों की सरकारों की ताकत के साथ, इसकी सेवा की ताकत के साथ आज मैदान में हम जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विकास और विस्तार, देश का विकास, देश का गौरव, ये 5 साल के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2 करोड़ 40 लाख थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर दुनिया में गौरव प्रस्थापित करे। 6 सरकारों से 16 सरकारों तक पहुंचे। देश के 80% शक्ति केंद्रों पर शक्ति केंद्र अध्यक्ष की हम काम कर पड़े। उड़ीसा और बंगाल जैसे एरिया के अंदर भी हमने हमारे पार्टी के विकास को पहुंचा है। ये 2019 का चुनाव भारत के विकास और पार्टी के विस्तार के स्थायित्व का चुनाव है। मित्रों, अब भारतीय जनता पार्टी ने वापस नहीं आना चाहिए। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, पराक्रम की पराकाष्ठा कर एक बार 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। दक्षिण सिर्फ छूट गया है, केरल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम अपने जीवन काल के अंदर भी समाप्त हो। कई लोगों ने पीढ़ियों तक काम किया, तब आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। मित्रों, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये 2019 का चुनाव है। मित्रों, विजय हमारा निश्चित। देश की जनता मोदी जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी, और मैं मानता हूं आज न केवल भारत के अंदर, न केवल हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता किसी और दल के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। मित्रों, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन, 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 क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीतिक केमिस्ट्री होती है। कई बार 2 पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं है। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और यही यूपी के लिए
वो ही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े। मित्रों, जब हम कहते हैं कि विजय का हमें विश्वास है तो उसका आधार भी है। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है। क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। बाकी सारे लोग जो देखे वो, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, ये हमारी शक्ति की, ये हमारी ताकत की स्वीकृति है, मोदी जी के ताकत की स्वीकृति। एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हुआ है। भारत की राजनीति का ध्रुव, उसका न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने परिश्रम के और अपने चरित्र के आधार पर बनकर बैठा है। मित्रों, जब मैं आपको कहता हूं, खुला अधिवेशन है, देशवासियों के सामने कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाएंगे, तो उसका आधार है। क्या मिला था 2014 में? क्या मिला था? ये अभी जो गठबंधन का नाम लेकर निकले हैं, एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने 55 साल तक देश पर शासन किया। 55 साल कोई छोटा कालखंड नहीं होता है और इतनी दिक्कतें भी नहीं होती थी उस वक्त। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा। कैसा देश हमें दिया था। 2014 में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, देश के अर्थतंत्र के साथ उनका जुड़ाव नहीं था। मोदी जी ने एक ही साल के अंदर वो 60 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट देने का काम समाप्त कर दिया। कैसा देश मिला था? देश के अंदर 12 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास गैस का सिलेंडर नहीं था, गैस का स्वप्न भी नहीं आता था। मोदी जी ने 5 ही साल में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 8 करोड़ तक जाने की यात्रा सुनिश्चित है। कैसा देश दिया था? देश के 12 करोड़ परिवारों के अंदर टॉयलेट नहीं था। बच्चियों को शर्म महसूस करनी पड़ती थी, महिलाओं को शर्म महसूस करनी पड़ती। और आज एक ही सरकार के 5 साल अभी समाप्त भी नहीं हुए, 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 करोड़ लोग घर ऐसे थे जिनको घर भी नहीं मिला। खुला आसमान, खुली छत, कई टहनियां लड़कियां डालकर एक आशियाना बना लिया। ऐसे 10 करोड़ परिवारों के लिए एक संकल्प लिया गया कि 2022 के पहले ये देश में एक भी घर ऐसा, एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा। 2.5 करोड़ घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में कभी उजाला ही नहीं हुआ। केरोसिन का फानूस जला दिया, लकड़ियां टहनियां जला दी और गुजारा कर लिया। ऐसे 2.5 करोड़ लोगों में से लगभग 95% लोगों को सौभाग्य योजना के तहत पहली बार बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जच्चा और बच्चा 10% से ज्यादा रस्सी नहीं लगती थी, उनको टीका नहीं लगाया जाता था।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था करी है हर गरीब माता और उसके नवजात शिशु को टीका लगाने की व्यवस्था कर दी। इस 55 साल के शासन में 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पिताजी को, जिनकी माताजी को, कोई गरीब के बच्चे को अगर गंभीर बीमारी होती, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, तो वो टेस्ट करने तक तो खर्च करते थे। अस्पताल में से दूसरे दिन ही बाप कहता था, बेटा घर पे ले जा, मैं तो मरूंगा ही, तेरे बच्चे भी तेरे ऋण के नीचे मर जाएंगे। और ये 50 करोड़ लोगों के नसीब में मित्रों इलाज नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जय योजना लाकर देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। सिर्फ इलाज नहीं, बड़ी बीमारी में 5 लाख तक का टेस्टिंग, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का खर्चा, ये सारा इंतजाम करा। और ये कुछ ही महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, देश के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज ये आयुष्मान भारत योजना के तहत करा है। मित्रों, दुनिया के कोई देश के अंदर, कोई भी पंडित स्टडी कर ले, दुनिया के कोई देश के अंदर 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवारों को समाहित करने वाली ऐसी कोई स्वास्थ्य योजना नहीं है जो हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर इस देश के गरीबों के लिए आए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मानता हूं कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया है, मगर उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में कैसा देश देकर गए थे? देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। देश के जवानों की हत्या कर दी जाती थी, सर काट कर दुश्मन देश ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे और हर रोज बॉर्डर से आलिया, मालिया, जमालिया घुसपैठ कर कर यहां बम धमाके करते थे। इस प्रकार की स्थिति में हमने देश संभाला। इस प्रकार की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे पहला काम हुआ, 40 साल से देश का जवान जो -46 डिग्री टेम्परेचर और +46 डिग्री टेम्परेचर में रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर जो बर्फीली चोटियों पर अपनी जवानी गलाते हैं, उस जवानों के परिवार का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही, चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए, गोली चले तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाए और आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का। 70 साल से देश ऐसी सरकार चाहता जिसके लिए सुरक्षा प्राथमिकता, जिसके लिए सुरक्षा प्रायोरिटी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही काम किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद, सभी आंकड़ों में जैसे महंगाई गिरी है, ये आंकड़े भी गिरना शुरू हो गए हैं और लगभग नक्सलवाद और माओवाद का समाप्ति होने की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। लगभग 218%, मैं आंकड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, 218% आतंकवादियों को मारने में वृद्धि का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी से। और मित्रों, उनको पुरानी आदत पड़ी थी, मौनी बाबा की सरकार की आदत पड़ी थी, कांग्रेस की सरकार की आदत पड़ी थी, सोनिया मनमोहन की सरकार की आदत पड़ी थी। उरी में उन्होंने एक कांड कर दिया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े सवेरे तड़के वो सोते थे, उनको लड़ने का मौका भी नहीं। पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, क्या होगा, अब मोदी जी भी क्या कर सकते हैं, हम सब भी सकते में पड़े थे।
मगर मित्रों, इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे रणबांकुर एक पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की हत्या का बदला लेकर वापिस आ गए। कुछ नेताओं को मालूम नहीं पड़ता है ये क्या हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं क्या हुआ है। पूरी दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों के मृत्यु का बदला देते थे, अमेरिका और इजराइल। इस सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त कर जिस क्षण हमारे जवान भारत माता की जयकारे के नारे के साथ वापिस आए, वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम मोदी जी ने जोड़ने का काम किया। भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, घुसपैठ के खिलाफ हम कब के लड़ते हैं? क्योंकि घुसपैठ देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा है, घुसपैठ देश के संसाधनों के बंटवारे के साथ जुड़ा है, घुसपैठ गरीबी उन्मूलन के साथ जुड़ा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव किए, कई प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी रैलियां करी, मगर कांग्रेस की सरकारों के माथे पर जू नहीं रहती थी। मोदी जी की सरकार बनी, विजय यात्रा आसाम में पहुंची, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी, और सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनते ही हमने एनआरसी की शुरुआत करी। मित्रों, क्या है एनआरसी? देश में जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करने की व्यवस्था है और देश के नागरिक का सम्मान करने की व्यवस्था है। अकेले आसाम के अंदर 40 लाख प्रथम दृष्टिया घुसपैठिए चिन्हित किए गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन जब अखबार में आंकड़ा आया। मैं अभिनंदन करने के भाव के साथ राज्यसभा में पहुंचा। पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी हायतोबा मचा रही थी। पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सारे के सारे मार डाला। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो, इस प्रकार का माहौल। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। एक घुसपैठिए देश को दिमक की तरह चाट जाते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब वो घुसकर बम धमाके करते हैं, हमारे नागरिक मरते हैं, उनकी ह्यूमन राइट की गठबंधन के नेताओं को चिंता नहीं है, उनको उसमें वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये देश ऐसे नहीं चल सकता। देश की सुरक्षा के साथ चुनाव जीतने के लिए खिलवाड़ नहीं हो सकता। मित्रों, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लंबे समय के बाद देश का युवा जो चाहता था मेरी सुरक्षाओं की प्रबंधन, मेरी सीमाओं का प्रबंधन, मेरी सीमा की सुरक्षा का प्रबंधन कैसा हो, इसका एक आदर्श मॉडल मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया देख रही है। मित्रों, देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया, गरीबों को आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ हमने भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया। एक 5 साल के अंदर भारत का गौरव आज आसमान को छू रहा है। जिस किसी के पास भी देश में पासपोर्ट है, एक बार विदेश चला जाए, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू विदेश में क्या हुई है वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगी, तुरंत मालूम पड़ जाएगी। मित्रों, कई साल से मैं बचपन से देख रहा था, किशोर अवस्था से देख रहा था, दावोद परिषद जब होती थी, भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, किस प्रकार से फोटो आती, किसी के साथ हाथ मिलाता हुआ, किसी के पास साथ टोस्ट खाता हुआ, किसी प्रथम पंक्ति में बैठा हुआ,
इस बार 4 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दावोस परिषद के अंदर गए, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद दावोस परिषद का उद्घाटन का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप वो भाषण जरूर सुनिए। देश की राष्ट्रभाषा को दुनिया के आर्थिक जगत के पंडितों के सामने सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वहां हिंदी में भाषण किया और अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है वो दुनिया की डिप्लोमेसी में सीखने जैसा भाषण था। किसी को तनिक भी नीचा दिखाए बगैर अपने आप का महिमा मंडन, अपने आप का गौरव कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो अगर सीखना है तो हमें वो भाषण देखना पड़ेगा। ये दावोस परिषद के अंदर मोदी जी का भाषण ये भारत के गौरव के युग की शुरुआत है मित्र, जिसके लिए हम सालों से राह देख रहे थे। वो युग की शुरुआत है। पेरिस में जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा हुई। सारे देश जब उलझे भटके भूले पड़े थे, मन से कहा गया कि इसका रास्ता भारत निकाल सकता है। और आज जलवायु परिवर्तन की दिशा में नरेंद्र मोदी फॉर्मूला के तहत पूरा देश पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। ये भारत के लिए मित्रों बहुत गौरव की बात है। यूएन का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री को मिला। कनाडा, अफगानिस्तान, सऊदी अरब के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिले और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन को सबने स्वीकृत कर 90 देशों ने यूनिवर्सिटी के अंदर योग पढ़ाने की व्यवस्था करी है। ये भारतीय संस्कृति का सम्मान है। यूनेस्को ने कुंभ को धरोहर घोषित किया और आगे न जाने कितने ऐसे गौरव के पल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आएंगे। हमने सुरक्षा सुनिश्चित की, गरीब का विकास किया और भारत के गौरव को भी बढ़ाया। और 2014 में हमें जो देश मिला था उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 10 साल तक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार का एक सीरियल चला था। बहुत रोचक सीरियल था, दुख होता था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे ये यूपीए की सरकार के अंदर। मैं आज देश की जनता को याद कराना चाहता हूं कि 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे, तब जाकर आपने मोदी जी की पसंदगी करी थी कि एक प्रामाणिक आदमी अगर ढूंढना है तो पूरे देश में उपलब्ध व्यक्तियों में थी नरेंद्र मोदी है। और 5 साल तक भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए मोदी जी ने कोई कसर नहीं। आने के साथ ही एसआईटी बनाई। इसके बाद तुरंत बेनामी संपत्ति का कानून जो बनाया हुआ पड़ा था, रूल्स नहीं बनते थे, उसको कठोर किया, रूल्स बनाए, लागू किया। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स की एक्ट लेकर आए और मित्रों नोटबंदी भी करी। लगभग 3 लाख फर्जी कंपनियों को बंद करा। इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आए। 80,000 करोड़ का बैंक का ऋण वापिस आया है, 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। जैम के माध्यम से खरीदी कर छोटे से छोटे व्यक्ति को भ्रष्टाचार के बगैर सरकार में माल सप्लाई करने की व्यवस्था की। ई नीलामी, ई टेंडरिंग कंपलसरी करे और बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देश में भ्रष्टाचार को रोका। सिर्फ डीबीटी के तहत 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार रोककर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम गरीब के खाते में सीधा पैसा पहुंचाना शुरू। मगर मित्रों, मैं कुछ महीनों से देख रहा हूं विपक्ष ने एक भी दाग नहीं लगाया। मैं आज आपको गौरव के साथ कह रहा हूं, जब जनसंपर्क के लिए जाइए, सीना तान कर जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे। सीना तान कर जा सकते कि एक बेदाग सरकार हमने दी। अब कुछ समय से जो स्वयं बेल पर है, मां बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर
600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है। जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाईकोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है। ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करें, भ्रष्टाचार का प्रहार करें। राहुल जी, कोरे आरोप करने से देश की जनता मानेगी नहीं। देश की जनता की सूझबूझ आपसे बहुत ज्यादा है। देश की जनता के सामने मोदी जी का 74 से लेकर 2018 तक का प्रामाणिक जीवन और निष्कलंक चरित्र देश की जनता के सामने है। आपके आरोप चिपकने वाले नहीं। हम भी आरोप करते थे, विपक्ष में थे तो। अरुण जी, सुषमा जी ने बखिया उखेड़ दी थी लोग पार्लियामेंट के अंदर, मगर इसके आधार हुआ कहीं केक का रिपोर्ट होता था, कहीं पीएल का ऑर्डर होता था, कहीं पर सीएजी के पैरा होते थे। बिना आधार के आप आरोप लगाओगे? मित्रों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर राफेल का पहुंचा, राहुल जी को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चैलेंज दिया था कि आपके पास जितनी भी सूचना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी दस्तावेज है, वो सारे सुप्रीम कोर्ट को दे देने चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच ठीक से कर पाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने कहा था, मगर वो नहीं गए क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। उनकी बी टीम को भेजा, उनकी बी टीम सुप्रीम कोर्ट में गई, एक भ्रांति खड़ी करने का न्यायालय के सामने प्रयास किया गया, मगर सत्य सूर्य की तरह दैदीप्यमान होकर बाहर आता है। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, मित्रों, उसने कह दिया राफेल सौदे में कोई जांच की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को फेवर नहीं की। उसके बाद भी बोलते रहे, संसद में चर्चा चाहते हैं। उनको लगा भाजपा ना बोलेगी। अरुण जी ने लपक लिया, राजनाथ जी ने लपक लिया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अब देखिए साहब, चौबे जी छब्बे बनने निकले थे, दूजे बनकर पार्लियामेंट से बाहर आ गए। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई। अरुण जेटली जी और निर्मला सीतारमण, देश की रक्षा मंत्री, ने पूरी दुनिया के सामने 2.5 घंटे तक एक आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दिया। मित्रों, मैं आप लोगों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब YouTube पर जरूर देखिए। ये झूठ का पर्दाफाश अपने आप हो जाएगा। हर चीज का जवाब देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के फोरम पर दिया है, और इसके बाद भी ये बोलते जा रहे हैं। मुझे एक भले आदमी ने कहा कि साहब, आप उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं समझते। मैंने बोला, क्या फ्रस्ट्रेशन है भाई? Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.